नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। अगर 12th एनएस बोर्ड में हो या तमाम दोस्तों किसी बोर्ड में अगर आपके पास टॉपिक है न्यू या नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, दोस्तों आज बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोल्ड वार हमारा चैप्टर फर्स्ट है दोस्तों। इससे पहले इसके 2-3 पार्ट्स आ चुके हैं, प्लीज़ उन जब सभी पार्ट्स को देख लेना, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इससे पहले के दोस्त हमने पार्ट में ये देखा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो नॉर्मलाइज मूवमेंट था उसकी किस तरीके से शुरुआत हुई थी, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसके मेन फंक्शंस कार्य क्या थे, उसके मेन फीचर्स यानी विशेषताएं क्या थी, और पूरा हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन समझा था। इसका मेन पर्पस क्या था शुरू होने का। इसका एक पर्पस था नियो स्टार्ट करने का। पहले हम समझते हैं नियो, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही कंटिन्यू पार्ट है ये, ठीक है। तो सभी पार्ट्स को सीक्वेंस में देखना, मैं इसलिए सभी को पार्ट्स में समझा रहा हूँ ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए और सीधे आपके खोपड़े में घुस जाए, ठीक है, ताकि आपको याद भी तो रहे भाई। चलिए, तो टॉपिक हमारा आज का है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। आप सोचोगे टॉपिक का मतलब क्या है, स्पेशली दोस्त जब इस टॉपिक को समझना है आप सभी को, तो चलिए पहले मैं आपको पहले डीपली समझाऊं। दोस्त आपको मैंने ये पहले बताया था कि किस तरह के दोस्त 1955 में बांडुंग के अंदर, इंडोनेशिया के बांडुंग में गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम का फाउंडेशन रखी गई थी। और इसके बाद 1961 के अंदर बेलग्रेड में 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में मीटिंग करी गई। कहाँ पे दोस्त? यूगोस्लाविया के बेलग्रेड के अंदर। और इस बेलग्रेड के मीटिंग के अंदर स्पेशली जो ध्यान दिया गया, जो फोकस किया गया, ध्यान रखना 1961 की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेनली जो फोकस किया गया वो कॉन्गो के में जो सिविल वॉर चल रहा था, कॉन्गो के वॉर पे फोकस किया गया। एंड चाइना को यूएनओ के अंदर मेंबरशिप मिल जाए, इस पे फोकस किया गया। एंड बर्लिन में दोस्तों जो युद्ध वॉर चल रहा था, इस पे फोकस किया गया। इन तीनों पे दोस्तों डिस्कशन बेसिकली मतलब कि मेन पर्पस के अकॉर्डिंग किया गया। लेकिन इस समय इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम थे वो इतने जरूरी नहीं थे। क्यों? क्योंकि अभी इस समय 1961 में जब ये बेलग्रेड के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट की जा रही है, इस समय सबसे जरूरी यह है कि सभी देशों को आपस में जोड़कर रखना। जब देशों की यूनिटी बन जाएगी तभी कुछ डिसाइड होगा। इसलिए आपस में अभी जो मेन प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। अभी मेन मकसद था सभी देशों को यूनिटी में बना के रखना, एकता है ना, उनकी एक फर्टिनिटी अपनी हो, सभी लोग आपस में, देश क्या हो, आपस में बहुत तगड़े रूप से जुड़े। और जब सारे देश जुड़ जाए तो दोस्त आके 1970 का बाद का जो टाइम पीरियड आया, उसमें एक डिमांड करी गई इन किसके द्वारा? गुट निरपेक्ष देशों के द्वारा, जो कि ग्रुप से अलग थे, जो कि दोनों ब्लॉक से अलग थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके बारे में समझ लिया हमने लास्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपने देख ली होगी कि गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जो दोनों ब्लॉक से अलग रहते हुए अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बात करते हैं। साथ ही दोस्त चलिए अब बात करते हैं 1970 के डिकेड्स की, यानी कि 1970 के दशक में जाकर अब आर्थिक मुद्दे इंपॉर्टेंट हो गए, जो कि 1961 में इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। उस समय जरूरी था सभी देशों को आपस में जोड़ना, लेकिन 1970 में आके अब आपस में देशों को जोड़ना प्लस आर्थिक मुद्दे भी जरूरी हो गए। अब इसी को देखते हुए न्यू इकोनॉमिक, यानी कि दोस्तों न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू की स्थापना करी गई। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? बताओ इसका मतलब क्या है दोस्त? जब विकासशील, यानी कि देखो गुट निरपेक्ष देश जो थे वो थर्ड वर्ल्ड थे। फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका और उसके दोस्त, यानी कि अमेरिका के सारे ग्रुप्स के, सारे ब्लॉक्स के मेंबर। एंड जो सेकंड वर्ल्ड थे दोस्त वो सोवियत यूनियन और उसके ब्लॉक्स के मेंबर। दोस्त गुट निरपेक्ष के देश किसी भी ब्लॉक में नहीं थे, इसलिए हम थर्ड वर्ल्ड के अंदर आते। थर्ड वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज थे वो क्या थे? वो दोस्तों अभी डेवलपिंग कंट्री थे। इन कंट्रियों को दोस्त क्या कहा जाता है? जो भी थर्ड वर्ल्ड के कंट्री है उन कंट्रियों को क्या कहा जाता है? LDC कहा जाता है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। क्या कहा जाता है? लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, अल्प विकासशील कंट्री। अल्प मतलब इनका विकास अभी इस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से दोस्त यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का हुआ है ना। इसलिए इन कंट्री को LDC यानी कि दोस्त क्या कहा जाता है? इन कंट्री को अल्प विकसित या दोस्त कह सकते हो विकासशील कंट्री या थर्ड वर्ल्ड, यानी कि तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो दुनिया में सबसे पहले इस तरीके की मांग कि दुनिया की जो भी इकोनॉमी है उसका फिर से रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करो ताकि जो ये इनइक्वालिटी है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि एक
पूरा कम्युनिटी ऐसा, एक पूरी रीजन ऐसी है पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर देखा जाए तो दोस्तों जो काफ़ी बहुत ज़्यादा गरीब है, वहाँ पे बेरोजगारी, बीमारी, महामारी बहुत है। लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें वो तो अपने मज़े में रहते हैं भाई, पर कैपिटा इनकम भी उनका ज़्यादा है, लोग अच्छे से कमाते धुमाते भी हैं, बड़े मज़े करते हैं वहाँ तो ये जो खाई बनी हुई है ना अमीर गरीब की, इसको ख़त्म करना है और इकोनॉमी को फिर से रीऑर्गेनाइज करना है, तभी जाके रिसोर्सेज का एलोकेशन इक्वल बेस में हो पाएगा। किस बेस में? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तभी जाके क्या होगा? समानता, इक्वलिटी का इस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा। इसी को दोस्तों देखते हुए गुट निरपेक्ष के सभी देशों ने मिलकर एक नीति बनाई और इस नीति के तहत जो भी इकोनॉमिक कंडीशन देशों की दोस्तों जो खराब हुई पड़ी थी उसको सुधारने की बात कही गई। इसलिए अब जाके क्या होता है, आपको ये दोस्तों ये पता है कि जब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन चालू किया गया, स्टार्ट किया गया और इसकी स्थापना की गई, तो एशिया के देश और अफ्रीका के देश इसके अंदर मेनली शामिल थे। क्यों? क्योंकि एशिया और अफ्रीका के कंट्री क्या थे दोस्त? एशिया और अफ्रीका के कंट्री इनके गुलाम थे। किनके? यूरोपियन कंट्रीज़ के। कहीं ना कहीं दोस्तों ये इनका पूरे वर्ल्ड पे राज था। तो दोस्तों इस तरीके से जब देखा जाए तो पूरे दुनिया के ऊपर ये जो खाई बनी हुई है दोस्तों, अफ्रीका का कंट्री बहुत गरीब है, एशिया में काफ़ी कंट्री गरीब है और कहीं ना कहीं ये गुलाम रहे हैं। तो ये गुलामी के वजह से भी इनके इकोनॉमी पे अपना इनका कंट्रोल नहीं है, साथ ही ये कंट्री गरीब भी है। इसलिए दोस्त सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल कर आई कि ये जब आज़ाद हुए तो इनको किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना था, ना ही इनको अमेरिका के ग्रुप में ज्वाइन होना था, ना इनको सोवियत यूनियन के ग्रुप में ज्वाइन होना था, और दोनों ग्रुपों से, दोनों ब्लॉक से अलग रहते हुए अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। इसीलिए 1972 के अंदर यूएनओ की एक एजेंसी जिसका नाम है अंकटाड, क्या नाम है? अंकटाड, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या होगा इसका मतलब? संयुक्त राष्ट्र विकास, क्या होगा दोस्तों हिंदी में इसका? हाँ, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास से संबंधित संस्था। ठीक है। अब इस संस्था की एक मीटिंग हुई 1972 के अंदर, और इस मीटिंग के अंदर क्या किया गया? रिफॉर्मेशन की बात करी गई। इस मीटिंग के अंदर रिफॉर्मेशन की बात करी गई। क्यों? क्योंकि इस मीटिंग में एक रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट का नाम था क्या है? ये दोस्तों रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट का नाम था अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। क्या नाम था उस रिपोर्ट का? अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये देख लीजिए, विकास से संबंधित नई व्यापार नीति, यानी कि अब विकास करना है तो जो ट्रेड की पॉलिसी जो चली आ रही है उसमें चेंज लाना होगा, तभी डेवलपिंग कंट्रीज का विकास हो सकता है। जो एलडीएस के जो कंट्री हैं दोस्त, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, अल्प विकसित जो कंट्री हैं एशिया और अफ्रीका के, उनका विकास हो। इसलिए दोस्त 1972 के अंदर एक रिपोर्ट दी गई और इस रिपोर्ट का नाम था क्या? अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। 1972 में पेश करी गई, विकास से संबंधित नई व्यापार नीति। और इस रिपोर्ट के अंदर व्यापार में सुधार कैसे हो इसके बारे में 4 से 5 सुझाव दिए गए, सजेशन दिए गए, ताकि क्या हो, दुनिया के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है एशिया और अफ्रीका के, बेसिकली इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ा रिफॉर्म हो सके। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि क्या क्या मेन सजेशन दिए गए, यानी कि मेन डिमांड क्या करी गई विकासशील कंट्रियों की तरफ से। सबसे पहला दोस्तों डिमांड था, देखो बेसिकली अगर बात की जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये दोस्तों एशिया के कंट्रीज़ हो गए या ये अफ्रीका के कंट्रीज़ हो गए, इनके अपने रॉ मटेरियल पे, इनके अपने कच्चे माल पे खुद का कंट्रोल ही नहीं है। यानी कि दोस्त कहा जाए तो ये देश खुद एक प्रोडक्शन वाले कंट्री है, बस ये उत्पादन करते रहते हैं, समझे, और इनका मतलब अपने माल पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। आज तक दोस्त आप देखो ना यार, ये सब के सब गुलाम थे इन यूरोपियन कंट्रीज़ के। अब यूरोपियन कंट्रीज से गुलाम होने की वजह से यही यूरोपियन कंट्रीज इनके कच्चे माल का यूज करते रहे, रॉ मटेरियल का यूज करते रहे। तो इनको एक एज ए रॉ मटेरियल कंट्री के रूप में देखा जाता है कि बस ये कच्चे माल के देश बने रहे बस, है ना। तो दोस्त ये शोषण तभी खत्म हो पाएगा जब तक ये अपने माल को, अपने देश के अंदर बने माल को विकसित देशों में, जो डेवलप्ड कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, जापानीज, है ना, मतलब सारे एशिया में जापान आता है डेवलप्ड कंट्री तो है भाई, है ना। तो जब तक दोस्तों ये डेवलप्ड कंट्री के अंदर अपने माल को, विकसित देशों के अंदर अपने माल को नहीं बेचेंगे, जब तक दोस्तों इनका ये शोषण खत्म नहीं हो पाएगा। जिसके लिए इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को, एशिया और अफ्रीका के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनको टेक्नोलॉजी के रूप में और फाइनेंशियल
हेल्प देनी चाहिए। किनको हैं? एशिया और अफ्रीका के जो भी विकासशील कंट्रीज़ हैं उनको तकनीकी रूप से, टेक्नोलॉजी के तरीके से एंड वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए। और मान लो कि टेक्नोलॉजी के लिए इनको कोई कर्ज भी दिया जा रहा है विकासशील देशों को, एशिया और अफ्रीका के, तो इनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। टैक्स लिया भी जाए तो बहुत कम से कम दाम पे इनको पैसा दिया जाना चाहिए। ठीक है, पहले यहाँ पे ये पॉइंट्स में आ गए 3 पॉइंट्स। एंड सबसे बड़ी बात ये कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं यूरोपियन कंट्रीज, इनको कहीं ना कहीं इन कंट्रियों की हेल्प करनी चाहिए। जो एशिया और अफ्रीका के विकासशील जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनकी हेल्प करनी चाहिए फाइनेंशियल रूप से और टेक्नोलॉजी, या कह सकते हो दोस्त की सोशल, कल्चर, पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियल रूप से इनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि ये अपना विकास कर पाए, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज है। विकासशील कंट्री उससे कहा जाता है दोस्त जहाँ पे अभी विकास होना बाकी है, वो इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पे सिस्टम नहीं है, बेरोजगारी, महामारी, गरीबी वहाँ पे अभी है। इसके कंपेयर में विकसित कंट्री है वहाँ पे दोस्त इनकी समस्या नहीं मिलती है। ठीक है, एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं जिनके अंदर इन देशों का महत्व बढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं इनको भी अपने बातों को रखने का और अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को बताने का दोस्त इन संस्थाओं जैसे जो बड़े बड़े संस्था है जिसके ऊपर दोस्त अभी तक सिर्फ अमीर देशों और डेवलप्ड कंट्री का सिर्फ राइट्स है, इनका ये जो है ना, ये मतलब कि वो शोषण करता है ये। इसलिए इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करते हुए इन डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी अधिकार IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर बराबरी का होना चाहिए और ये बराबरी का दर्जा भी दे सबको, है ना। सभी कंट्री भी जैसा ही देखे, जो अगर लोन वगैरह की कोई दिक्कत आती है तो उनको भी फुलफिल करेगी। तो दोस्त बेसिकली ये रिपोर्ट्स के अंदर ये सारी बातें कही गई जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है अभी। ठीक है, क्लियर दोस्त। तो इस तरीके से अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट 1972 की रिपोर्ट अगर एग्जाम के अंदर आती है तो आपको ये सारे 5 जो पॉइंट्स ये बताना होगा और अभी दोस्त जो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया ये बताना होगा। ठीक है, मैं फिर से एक ब्रीफ करता हूँ आपको कि 1972 का जो रिपोर्ट है या नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है तो ये है क्या। अभी आपको मैं फिर से एक बार बताता हूँ ब्रीफ में। दोस्त गुट निरपेक्ष के देश 1961 में स्पेशली आपस में एक ऑफिशियल रूप से ऑर्गेनाइज हुए। इस समय आर्थिक मुद्दे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे जितना ज़रूरी था सभी देशों को आपस में जोड़ना। इसके बाद 1970 के बाद का टाइम आया जब देशों को ये लगा कि अब हमें अपना आर्थिक विकास भी करना है। क्यों? क्योंकि ये देश अभी तक कहीं ना कहीं दोस्त जो डेवलप कंट्री है, जो विकसित देश है यूरोपियन कंट्रीज, ये अपने कंट्री को विकास करने के लिए ये उन कंट्री पे डिपेंड है। तो ये जब उन कंट्रियों से अपने ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, इसी को नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का नाम दिया जाएगा। और इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए एक मीटिंग करी गई 1972 में अंकटाड UN के एक एजेंसी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 1972 के अंदर बैठे हुए। इसके अंदर एक रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों जो सजेशन दिया गया, इस सजेशन, ये जो 4-5 सजेशन मैंने आपको बताया, इस सजेशन को एक डिमांड करी गई विकास से जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके तरफ से। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आ चुकी होगी कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है क्या। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जब विकासशील देश विकसित देशों पे अपनी निर्भरता को ख़त्म करने के लिए, अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए एक डिमांड करते हैं। और ये डिमांड ये है ताकि इनके जो डिपेंडेंसी है डेवलप्ड कंट्री के ऊपर ये ख़त्म हो, ये खुद क्या हो, है सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए। तभी तो बोलते हैं मेड इन इंडिया चलाते हैं हम। समझ आया सभी को? चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट आएगी। नेक्स्ट देखो, जितने भी मैं पार्ट्स बनाता हूँ उन सभी की वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। क्लास 12th में अपने सभी दोस्तों पर शेयर करो ताकि ऐसे वीडियोज़ में और बनाऊँ आप सभी के लिए। मज़ा आता है पढ़ने में, जब तक आप शेयर करते हो ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, और वीडियोज़ बनाऊँगा आप सबके लिए। एंड दोस्त इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कमियाँ क्या है उसकी क्रिटिसाइज करेंगे हम, उसके रिलेवेंस बताएंगे, प्रासंगिकता बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सभी पार्ट्स की लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। बहुत छोटा सा टॉपिक था, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।